जय हिंद दोस्त। मैं राजेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे, पेपर की तैयारी जमकर कर रहे होंगे, लगे होंगे डेडिकेशन के साथ अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ाना तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी, जीडी, एमटीएस और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की। तो इन एग्ज़ामों को हम लोग और अच्छे से कैसे अपने जीके पोर्शन को और मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। किसके लिए? उस चीज़ के लिए हम लोग अपने आप को लगे हैं, मेहनत रोज़ाना कर रहे हैं। किसके लिए? जीके के लिए। तो जीके में हम लोग एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जिसका नाम है इतिहास। इतिहास से जीके के अंदर हर समय आपका 1 से 2 प्रश्न हम हर समय आते हैं। अब भैया आप कहेंगे कि भैया 1 से 2 प्रश्न के लिए हम कितना जीके पढ़ेंगे या कितना इतिहास पढ़ेंगे? तो भैया 1 से 2 प्रश्न के लिए हमें पूरा इतिहास पढ़ना होगा। पर हम लोग यहाँ पे इतिहास जो पढ़ेंगे वो पूरा नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ वो वाला इतिहास पढ़ेंगे जो पेपर में उसके आने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। अब भैया आप बात करोगे कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि वही पढ़ा जाए जिसके चांस ज़्यादा है? क्योंकि हम लोगों ने पेपर को एनालाइज करके ही ये कंटेंट जो आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, वो कंटेंट हम लोगों ने पेपरों को एनालाइज करके ही बनाया है कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोग इस कंटेंट को लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक कवर कर चुके हैं? अभी तक हम लोग प्राचीन इतिहास को कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर हम लोग मध्यकालीन इतिहास में आ चुके हैं। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हम लोग बात कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर दी थी। दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश को कवर कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? उसके बाद हम लोग आगे खिलजी वंश पर। खिलजी वंश का हम लोगों ने आधा पोर्शन पढ़ चुके हैं। अब खिलजी वंश के हम लोग कार्य व्यवस्था, इन सबों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि खिलजी वंश में कैसी इनकी कार्य व्यवस्था रही, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जिसने इसकी स्थापना कर दी। खिलजी वंश की स्थापना कब करी? 1290 में खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। 1290 से लेकर 1296 तक ये शासन करता है। 6 वर्ष शासन करता है। 6 वर्ष के शासन में इसका बहुत अच्छा शासनकाल रहता है। बहुत कुछ इसने इस शासनकाल में किया। उसके बाद इसका भतीजा, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर आता है। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या कार्य करता है और कैसे कैसे कार्य करता है, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। आधे से ज़्यादा पोर्शन हम लोग उसके बारे में जान चुके थे, जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी के अभियानों के बारे में। चलो सबसे पहले बात करें जलालुद्दीन खिलजी आया कब। आप कहेंगे 1296 में गद्दी पर आया और 1296 से लेकर 1316 तक ये गद्दी पर रहता है। क्या बोलेंगे? 1296 से लेकर 1316 तक ये गद्दी पर रहता है। जब तक ये गद्दी पर रहता है तब तक ये बहुत सारे कार्य कर देता है, बहुत सारे अभियान ये करता है। तो कौन कौन सी इसने अभियान किए? जैसा कि हम लोगों ने एक अभियान की ट्रिक जानी थी। अगर जिसको ट्रिक के बारे में जानना है तो यहाँ पे आई बटन में उसका मैं लिंक लगा दूंगा, उस वाली वीडियो का आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल पे जाके आप लोगों को वो वीडियो मिल सकती है, बना रखी है, पहले से प्रोवाइड है। आप लोग सर्च करेंगे हिस्ट्री बाय राजेश सर, एसएससी जीडी बाय राजेश सर, या फिर सर्च करेंगे रोजगार सारथी। तो वहाँ से आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी हिस्ट्री की। ओके दोस्त, तो वहाँ से आप लोग जाके इस वीडियो को ले सकते हैं। हम लोगों ने बात करी थी इसके अभियानों के बारे में। तो इसके जो अभियान हुए, कुल 4 अभियान थे। सबसे महत्वपूर्ण अभियान की जो ट्रिक थी वो हम लोग क्या जाने थे? गुरुचिम इसकी ट्रिक थी। ट्रिक का शुरुआत किससे करती है? ट्रिक की शुरुआत होती है गुज से। गुज से मतलब गुजरात, रा से मतलब रणथंभौर, और मा से मतलब मालवा, और चा से मतलब चित्तौड़। तो गुरुचिम चित्तौड़ मतलब तीसरे नंबर का अभियान। तो इसने शुरुआत अभियान कौन सा किया? गुजरात। उसके बाद इसने किया रणथंभौर, उसके बाद उसने किया चित्तौड़, उसके बाद उसने किया मालवा। तो ये सब इसके रणथंभौर के अभियान थे, अलाउद्दीन खिलजी के अभियान थे। तो इन सब अभियानों को हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके कार्य के बारे में कि भाई इसने क्या क्या कार्य किए, कैसे कैसे कार्य किए। तो ले लीजिए कॉपी पेन हाथों में और फिर आ जाइए अपनी बुक्स के सामने और बोर्ड के सामने। फिर आप लोग बस, आपका काम रहेगा लिखने का और समझने का, मेरा काम रहेगा समझाने का और पढ़ाने का। ओके, तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ कौन सा कार्य? किसके कार्य? आप कहेंगे खिलजी वंश के। खिलजी वंश के एक शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन था भैया? आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी, जिसने इस वंश की दूसरा शासक रहा है। इस वंश का शासन इसका कब से कब तक था? 1296 से लेके 1216 तक, 1316 तक। 1216 बोल रहा हूँ, सॉरी
1316 तक। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक हम लोग सारी बातें कवर कर चुके हैं। अब हम लोग इसके कार्य के बारे में बात करेंगे कि भाई इसने क्या क्या कार्य किए। तो इसका कार्य, सबसे पहले कार्य की बात करें, वेतन। वेतन भैया किस प्रकार का इसने वेतन दिया? तो आप कहेंगे बच्चे कि इसने नगद वेतन देना शुरू किया। क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे भैया कि इसने नगद वेतन देना शुरू किया। क्या कहेंगे? सेना को नगद, किस प्रकार का वेतन देना शुरू किया? नगद वेतन। अब आप लोग कहेंगे भैया इससे पहले किस प्रकार का वेतन दिया जाता था? इससे पहले जो वेतन दिया जाता था भूमि में या फिर अन्य प्रकार के कार्यों में वेतन दे दिया जाता। या तो इसको वेतन के स्थान पर भूमि दान में दे दी जाती थी। कहा जाता कि भैया तुझे वेतन नहीं दिया जाएगा, तू भूमि ले ले। तो भूमि की जब कमी पड़ने लगी तो राजाओं के दिमाग में आया कि भैया भूमि तो बहुत कम रह जाएगी, ऐसे कम बांटेंगे तो सबको। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया चलो अब भूमि के स्थान पर इनको वेतन देना शुरू करते हैं। फिर इसने वेतन देना शुरू कर दिया। और क्या किया भैया? इसने स्थायी सेना स्थापित करी। कौन सी सेना भैया? स्थायी सेना। अब भैया आप कहेंगे भैया स्थायी सेना क्या होगी? बालक आप कहेंगे भैया स्थायी सेना का मतलब ऐसा हुआ कि पहले सेना कैसी थी? पहले सेना अस्थायी थी। अस्थायी का मतलब क्या था कि पहले सेना, अगर आपको युद्ध में ज़रूरत पड़ रही है तो आसपास के गांव में जाओ, लोगों से बात करो, लोगों को उठा के लाओ, सेना में शामिल कर दो। जब तक युद्ध चलेगा तब तक वो सेना में रहेंगे, उसके बाद वो सेना से बाहर चले जाते थे। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे 4 साल का कौन सा? अग्निवीर वाला। अग्निवीर वाले की प्रक्रिया भी कुछ इसी प्रकार से है। 4 साल तक आप अग्निवीर में रहेंगे, उसके बाद आप लोग उसमें से कुछ 20% लोग आपको ले लिए जाएंगे परमानेंटली, बाकी लोग आप लोग चाहे जहाँ जाओ कोई मतलब नहीं है। आपको क्या होगा? 21 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोग जो भी करना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या कर रहे हो नहीं पता। पर अब शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ स्कीमें आ रही हैं जिनके माध्यम से आप लोगों को क्या किया जाएगा? आरपीएफ वगैरह में, सीआरपीएफ वगैरह में कुछ % कोटा दिया जाएगा। अगर वो बच्चा एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम में थोड़े बहुत मार्क्स अगर कम रहते हैं तो वो क्या करेगा? आर्मी में ज्वाइन कर सकता है, सीआरपीएफ या आरपीएफ में। तो ये अच्छी चीज़ है पहले के मुकाबले। पहले शायद ऐसा नहीं था, बट अब वो अच्छी चीज़ लग रही है। तो आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। स्थायी सेना इसने स्थापित कर दी। स्थायी सेना जब हो जाती है तो सेना की कमी खत्म हो गई। अब सेना इनकी स्थायी होगी। अब सेना को स्थायी वेतन देना शुरू कर दिया। अब सेना को बार बार लाने की आवश्यकता नहीं कि युद्ध पड़ेगा भैया आप सेना कहाँ से लाएं, इधर वो तो निपट गया, अब उसको कहाँ से शामिल करें। मान लो कोई अच्छा लड़ाकू था, पता चला कुछ समय बाद वो लुढ़क गया, अब उसकी जगह किसी दूसरे को ढूंढना पड़ेगा। अगर स्थायी सेना रहेगी तो पता चलेगा कोई मर भी जाता है तो उसके स्थान पर कोई दूसरा उस समय ही उसको तैयार कर लिया जाएगा। तो इसलिए चीज़ों को आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ होती है। स्थायी सेना हो गई। फिर क्या हुआ? फिर इसने बाजार व्यवस्था शुरू करी। बाजार व्यवस्था भैया कैसी? कि इसने बाजार पर एक बाजार प्रणाली बनाई कि बाजार में कैसे कैसे चीज़ें बिकेंगी, क्या चीज़ें बिकेंगी, क्या उनका मूल्य रहेगा, कौन सी धांधली नहीं चलेगी। जैसे आप देखते हैं ना बाज़ारों में कहीं गेहूँ के साथ कंकड़ मिला दिए जाते हैं, दाल के साथ पतली दाल वगैरह वगैरह इत्यादि चीज़ें करी जाती थी। तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि भैया अगर ऐसा कोई करता है तो उसको पकड़ा जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाएगी। इन चीज़ को नियंत्रित करने के लिए कौन थे? इन चीज़ को नियंत्रित करने के लिए इसने कुछ अधिकारी बना रखे थे। उन अधिकारी को हम लोग आगे जाके धीरे धीरे कवर करेंगे। क्या किया इसने? बाजार व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था शुरू करी? इसने करी बाजार व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं मूल्य नियंत्रण। ये किसके लिए थी? ये थी मूल्य नियंत्रण के लिए। अब मूल्य नियंत्रण क्या हुआ भैया? आप कहेंगे कि बाजार में किस प्रकार का नियंत्रण चल रहा था, किस प्रकार का मूल्य लिया जा रहा था, तो उस प्रकार के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू करी? आप कहेंगे बाजार व्यवस्था। फिर क्या हुआ? एक व्यवस्था और एक चीज़ इसने करी। क्या करी? इसके कार्यों में शामिल होता है, वो होता है घोड़े दागने की प्रथा। छोड़े नहीं, घोड़े, घोड़े दागने। आप कहेंगे भैया कौन सी प्रथा? आप कहेंगे घोड़े दागने की प्रथा। तो घोड़े दागने की प्रथा कौन सी थी? जिसमें क्या होता था, जो घोड़े होते थे उनके ऊपर, जिस राज्य का वो घोड़ा होता था उसके ऊपर निशान लगा दिया जाता, मोहर लगा दी जाती थी कि ये घोड़ा इस राज्य का है। तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे घोड़े दागने की प्रथा किसके समय पर शुरू हुई? आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय पर इसके ये कार्यों में शामिल हो जाती है। फिर बात करें हुलिया बनाने की प्रथा। हुलिया बनाने की प्रथा भैया क्या होती है? जो कि चेहरा उसमें बनाया जाता है, चित्रकारी की प्रथा। क्या बोले? चित्रकला। तो कौन सी प्रथा इसने लागू करी? चित्रकला की प्रथा, या बोले हुलिया।
हुलिया बनाने की प्रथा। कौन सी प्रथा? आप कहेंगे चित्रकला, क्या कहेंगे? या तो कहेंगे चित्रकला या फिर कहेंगे हुलिया बनाने की प्रथा। तो भैया हुलिया बनाने की प्रथा इतनी महत्वपूर्ण थी। हाँ भैया, हुलिया बनाने की प्रथा में क्या होता था, राजा महाराजाओं का चित्र बनाया जाता था। चित्रकार होते थे जो उनका चित्र बनाकर बाद में उनके ही क्या राजमहल में उनकी दीवारों पर लगाए जाते थे। और भी कई प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, अलग अलग प्रकार के। और क्या हुआ भैया इसमें? एकता प्रणाली। क्या भैया? एकता प्रणाली को जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब एकता प्रणाली के बारे में आप लोग मुझे बताओगे कि भैया एकता प्रणाली थी क्या? क्योंकि अभी तक मैंने जो आपको 2-3 वीडियो में पढ़ाया है, जब हमने मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करी तो मध्यकालीन इतिहास में बहुत बार एकता प्रणाली के बारे में बात करी है। तो आप मुझे बताओ एकता प्रणाली होती क्या है? अभी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे एकता प्रणाली के बारे में ज़रूर बताओ। ओके, कमेंट करके मुझे बताना कि भैया एकता प्रणाली होती क्या है। ओके दोस्त, ये आपका काम है। और क्या किया इसने? इसने मंत्रियों का गठन किया, सॉरी मंडियों का गठन किया, मंत्रियों का नहीं मंडियों का। क्या इसने मंडियों का गठन किया। अलग अलग प्रकार की मंडियाँ हुआ करती थी। कौन कौन सी प्रकार की मंडियाँ भैया? अब बात करते हैं मंडियों के बारे में। चलो यहीं पे थोड़ी मंडियों के बारे में। कौन सी बानी? आप कहेंगे मंडियों, मंडियों का गठन। किसका गठन किया? आप कहेंगे भैया मंडियों का गठन किया। अब मंडियों का गठन में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले बात करें मंडियों के गठन में, जिसमें था प्रमुख सेना। कौन सी सेना भैया? आप कहेंगे भैया प्रमुख सेना। आप कहेंगे भैया प्रमुख, प्रमुख। तो भैया मंडी का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? मंडी का प्रमुख कहते थे सेना ए मंडी। क्या कहते थे? जो प्रमुख हुआ करता था उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको जाना जाता था सेना ए मंडी, प्रमुख को। सेना ए मंडी। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया सेना ए मंडी प्रमुख को कहा जाता था। ओके भैया, सेना ए मंडी प्रमुख को कहा दे दिया। और कौन व्यक्ति था? और आप कहेंगे गुप्तचर। कौन से शामिल थे? मंडियों में एक गुप्तचर होते थे जो बताते थे कि मंडियों की व्यवस्था कैसी चल रही है, मंडियों में जो सामान है वो किस प्रकार से दिया जा रहा है, मंडियों में जो सामान है कितने मूल्य पर दिया जा रहा है, मंडियों में जो सामान है उनका सही रेट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, लोगों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। इन सब का जो जानकारी राजा को कौन देता था? तो आप कहेंगे गुप्तचर व्यक्ति जो होते थे वो इनको देते थे। तो गुप्तचर को क्या कहते थे? आप कहेंगे गुप्तचर को कहते थे क्या? बारीद। क्या कहेंगे? बारीद। किस नाम से बुलाया जाता था गुप्तचर को? आप कहेंगे बारीद कहकर इनको संबोधित किया जाता था। किसको? गुप्तचर को। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आता है एक व्यक्ति जिसको कहते हैं माप तोल अधिकारी। अब माप तोल अधिकारी का भैया कार्य क्या था? जैसा कि इसके नाम से समझ में आता है, माप तोल अधिकारी। तो माप तोल अधिकारी का काम क्या था कि कितनी चीज़ कितनी मात्रा में दी जा रही है, क्या इसकी जो मात्रा है वो सही है, क्या इसको जो तौल दी जा रही है उसका सही है, जो बाट का जो भार है वो सही भार है, क्या जो चीज़ें कहीं इसके साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। पता चल रहा है कि तखरी के अंदर नीचे वजन तौल लगा रखा है और बाट तो है 1 किलो का, वजन उसमें 700 ग्राम चढ़ रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ये सब कार्य किसका था? ये था माप तोल अधिकारी का। तो माप तोल अधिकारी को कहते क्या थे? अधिकारी। इसको क्या कहते थे? आप कहेंगे नाजिर माप तोल अधिकारी को कहा करते थे। क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे माप तोल अधिकारी को जो नाम दिया गया वो दिया गया नाजिर। तो आप लोगों को ये प्रमुख नाम याद रखने हैं जो कि कहाँ से संबंधित? मंडियों का गठन से संबंधित है। तो इन सबको मिला के मंडियों का गठन हुआ करता था। ये लोग मंडियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे और इनकी सारी सूचना जो है किसको दिया करते थे? राजा को दिया करते, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सारी सूचना किसके हाथ में जाती थी? तो आप कहेंगे भैया ये सारी सूचना अलाउद्दीन खिलजी के पास जाया करती थी। इसने क्या किया? 3 बाजार स्थापित करे। किस प्रकार के बाजार थे भैया? ये 3 बाजार थे तीनों चीज़ों से संबंधित। जैसे कीमती वस्त्र से संबंधित, क्या बोलेंगे? कीमती वस्त्र से संबंधित, उद्योग से संबंधित, या बोले घोड़े, गुलाम और पशुओं से संबंधित। यहाँ पे घोड़े बेचे जाते थे, गुलाम बेचे जाते थे, पशु बेचे जाते थे। तो ये किस प्रकार के? 3 प्रकार के बाजार संबंधित शामिल थे। इनको मैं क्लियर करता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्योंकि स्क्रीनशॉट जरूरी है। क्या बोलेंगे? कार्य इसके। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते आगे।
क्योंकि हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर को डेडिकेटेड सारी चीज़ें हैं, पेपर को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारी चीज़ों का कंटेंट जो बना रहे हैं पेपर को ध्यान रखते ही बनाया जा रहा है। ओके, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हवा में हम बता रहे हैं, नहीं, पेपर में जो आते हैं उनको ही चीज़ को हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि कुछ फालतू चीज़ बताना हमारा मकसद नहीं है, राह से भटकाना हमारा मकसद नहीं है। होता होगा किसी का मकसद राह से भटकाना, पर हमारा तो मकसद आपको राह दिखाना है। सारथी का मतलब क्या हुआ, आपको साथ चलना होगा दोस्त। क्या करेंगे, 3 बाजार, कितने बाजार स्थापित करें, आप कहेंगे भैया 3 बाजार स्थापित करें। इन 3 बाजारों में कौन कौन से बाजार शामिल थे, तो आप कहेंगे सबसे पहले खाद्यान्न बाजार। कौन सा, खाद्यान्न, खाद्यान्न। अगर बात करें दूसरा बाजार, तो दूसरा बाजार आप कहेंगे, दूसरा बाजार था कीमती वस्त्रों का। कीमती वस्त्रों का, जिसको हम कपड़ा कहते हैं, कपड़ा उद्योग। अगर वर्तमान में कहें तो वर्तमान में करते हैं कपड़ा उद्योग को हम लोग। ओके, तो ये था कीमती वस्त्रों का बाजार। फिर वस्त्र बाजार कौन सा है, लास्ट, जिसको हम कहते हैं तीसरे नंबर का बाजार। तो तीसरे नंबर का बाजार आता है जिसमें क्या होता है, घोड़े, गुलाम और पशु, इनकी क्या जाती थी, इनकी खरीदारी की जाती थी, इनके लिए था। ये तीसरे नंबर का जो बाजार था ये इनके लिए था, किसके लिए सॉरी, आप कहेंगे तीसरे नंबर का जो बाजार था किसके लिए था, घोड़े, गुलाम, पशु। इन 3 व्यक्तियों के लिए बाजार हुआ करता था, 3 लोगों के लिए, 3 समूह के लिए, 3 किसी के लिए। ओके, तो ये थे बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था में कितने कितने बाजार शामिल थे, 3 बाजार थे, खाद्य बाजार, दूसरा दूसरा बोलेंगे कीमती वस्त्रों का बाजार, तीसरा बोलेंगे घोड़े, गुलाम और पशु। इनको बेचने का ये सब बाजार थे। क्या हुआ था, इन बाजारों को जो नियंत्रित करता था वो कौन था, नियंत्रण। भैया बाजार को कोई ना कोई नियंत्रण करता है ना, तो नियंत्रण जो करता है उसका नाम क्या होता था, उसका नाम होता है सहाना। क्या बोलेंगे, सहाना। सहाना जो था इस बाजार को नियंत्रित करता है। सहाना को हम भाषा में कहें, वर्तमान भाषा में तो अधिरक्षक कहा जाता है। क्या कहेंगे, अधिरक्षक। क्या कहेंगे भैया, आप कहेंगे वर्तमान भाषा में जो उसका नाम होता है उसको कहते हैं अधिरक्षक। अब ये हो गया इसकी बाजार व्यवस्था, इसके कार्य के बारे में। इसने और क्या किया, इसके समय पे एक विदेशी व्यक्ति आया, विदेशी व्यक्ति का नाम क्या था, मार्क पोल। मार्क पोल भैया कब आया, तो आप कहेंगे मार्क पोल इसके दरबार में आता है, कब आता है, करीब करीब 1203 के आसपास, 1303 के आसपास करीब करीब आता ही है। क्या बोलेंगे, इसके समय पर मार्क पोल आया था। मार्क पोल जो था कब, कहाँ का था, आप कहेंगे मार्क पोल जो था वो कहाँ का था, तो आप कहेंगे इटली का। कहाँ का रहने वाला था, इटली का था। कहाँ से आया, आप कहेंगे भैया मार्क पोल आया इटली से। इटली से मार्क पोल भारत प्रवेश कर जाता है, भारत आ जाता है, भारत आता है, कुछ दिन रुकता फिर चला जाता है। ओके, तो बात करते हैं मार्क पोल की हो चुकी है। उसके बाद इसने टैक्स, इसके बारे में भैया इसने कौन कौन से टैक्स लगाए भारत के ऊपर, यहाँ पे मैं करता हूँ। चलो टैक्स यहाँ पे बता देता हूँ आपको, है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो, क्या करेंगे, टैक्स, कर। हिंदी वाले लिख लो कर और टैक्स, इंग्लिश वाले लिख लो टैक्स। क्या कहेंगे, टैक्स। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए सब कुछ चलता है, गर्मी कुछ नहीं है। टैक्स कौन कौन से लगाए, एक टैक्स लगाया आवास कर। अगर आप घर लेते हो, घर खरीदते हो, घर बेचते हो, तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा, आवास कर। क्या भैया ये कर सब पे लगा था, हाँ, आप कहेंगे सब पर लगा था, जिसको हम कहते हैं घराई कर। इसको हम लोग कहते हैं घराई कर, जो कि घर का कर होता है। फिर भैया उसके बाद एक और कर लगता है जिसको हम कहते हैं कृषि कर। कौन सा कर, कृषि कर। अगर आपको खेती करोगे तो खेती के कुछ % आपको क्या करना होगा, आपको राजकोष में देना होगा।
घराई कर लगा दिया, कृषि कर लगा दिया, फिर भैया सिंचाई कर भी लगा दिया। हाँ भैया सिंचाई कर भी लगा दिया। अब भैया खेती करोगे तो खेती करने में सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी ना। अब आपके पास सिंचाई के लिए उस समय पंप वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, तो सिंचाई के लिए क्या नदियों के पानी का प्रयोग करते थे। अब इन लोगों ने क्या सोचा कि नदी इनके बाप की है, नदी इनकी है, तो ये लोग क्या करते, नदी इनकी खुद की है, तो इसलिए क्या करते थे अब नदी का पानी ये लोग खुद यूज़ किया करते थे। वो बोलते थे कि नदी से अगर आप पानी लोगे तो आपको टैक्स देना होगा, तो ये क्या करते नदी का टैक्स लेते थे। सिंचाई कर, इतना ज़्यादा इन्होंने कर लगा रखा था, जनता ऐसी परेशान हो रखी थी। देख रहे हो, आवाज़ कर भाई, घर खरीदोगे तो आवाज़ देना पड़ेगा, बेचोगे तो कर देना पड़ेगा। कृषि करोगे, खेती कर भी रहे हो तो भी कर, ना कर रहे हो तो भी कर। सिंचाई, अगर खेती करो तो सिंचाई तो करनी पड़ेगी भाई, तो सिंचाई करो उसमें भी कर दो। इतना सारा टैक्स लगा रखा था जनता के ऊपर। जनता तो वैसे ही बेचारी परेशान थी। क्या करे जनता, जनता है तो कुछ ना कुछ तो करेगी। इसने भैया अब इसके ये हो गया, कर लगा दिए, 3 कर लगाए। कौन सा कर लगाया, पहला कर लगाया आवास कर, दूसरा कर सिंचाई कर, तीसरा कर कृषि कर, या बोले पहला आवास, दूसरा कृषि, तीसरा सिंचाई। 3 प्रकार के कर लगा दिए। याद रहेगा, बोले याद रहेगा। ओके, अगर नहीं रहता तो बोल देना भैया नहीं रहता, कोई बात नहीं, दोबारा कराएंगे, बार बार कराएंगे, पर यहाँ इस वाले माइंड में फिट करके जाऊँगा भाई। ये नहीं होने दूंगा कि आप बाद में कहोगे भैया नहीं समझ में आया। नहीं, आप कहोगे भैया समझ में आया, सब कुछ समझ में आया। ओके, अब हम लोग बात करें इसके निर्माण कार्य के बारे में कि भाई इसने निर्माण क्या क्या करवाया, यहीं पे करा दूँ। चलो, निर्माण कार्य, तो भैया इसने कुछ चीज़ों का निर्माण कराया, कुछ किलों का निर्माण कराया। जैसे बात करें सीरी का किला, कौन सा किला, आप कहेंगे सीरी का किला, सीरी का, सीरी का किला का इसने निर्माण करवाया। ओके भैया, और क्या निर्माण करवाया, और कहेंगे हजार खंबा महल। आपने सुना होगा ना, एक महल है जिसका नाम है हजार खंबा महल। हजार खंबा महल हो गया, अलाइन दरवाज़ा हो गया, हजार खंबा महल। फिर क्या कहेंगे आप, अलाइन दरवाज़ा, अलाइन दरवाज़ा। इसने अपने नाम से इस दरवाजे का निर्माण करवाया, अलाउद्दीन और अलाइन दरवाज़ा। तो कौन सा दरवाज़ा, अलाइन दरवाज़ा। अलाइन दरवाज़ा इसने बनवा दिया भैया। हाँ, आप कहेंगे भैया अलाइन दरवाज़ा ही बनवा देता है। क्या बोलेंगे, जैयत खाना, कौन सा एक बनाया इसने, जैयत खाना। यहीं पे लिख लो, चलो इधर ही जगह बना देता हूँ। क्या करते हैं, जैयत खाना। जैयत खाना कौन सी, मस्जिद, कौन सी मस्जिद, आप कहेंगे भैया जैयत खाना, इसने मस्जिद का निर्माण करवाया। तो भैया जैयत खाना मस्जिद का निर्माण करवा दिया, तो क्या और भी कुछ निर्माण करवाया। तो आप कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण, आप लोग सुनते हैं दिल्ली में एक स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम है हौज खास। वो दिल्ली में सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है, और वो जो एरिया है ना हौज खास वाला एरिया, उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने उस एरिया का निर्माण करवाया जिसको कहते हैं हम हौज खास। तो हौज खास का निर्माण किसने करवाया, हौज खास। तो आप कहेंगे हौज खास का निर्माण किसने करवाया, तो आप कहेंगे भैया हौज खास का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। किस समय की बात कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं 1296 से लेकर 1326, 1600 के बीच में। इस समय इन चीज़ों का निर्माण करवाया किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके दोस्त, ये सब चीज़ें इसने निर्माण करवा देता है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद तस्वीर और साफ़ हो जाएगी, तस्वीर और अच्छे से दिखेगी। मतलब कहने का मतलब क्या, चीज़ें और अच्छे से समझ में आपको आने वाली हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ से क्लियर करना शुरू करता हूँ। इसको लिखना है तो लिख लो किसी को। आप लोगों के लिए भाई सब कुछ भी कर जाएंगे। पढ़ाने से डर नहीं लगता भाप, क्या कहेंगे, पढ़ाने से डर नहीं लगता साहब, बस पढ़ने वाले से डर लगता है। क्या कहेंगे, पढ़ाने से डर नहीं लगता साहब, पढ़ने वाले से लगता है। अगर आप पढ़ने वाले बन गए ना तो भैया हमें आपसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और आप नहीं भी करोगे पढ़ाई फिर भी हमें तो आपसे ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको पढ़ाना ही होगा, हमें आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाना, आपको अच्छे अच्छे प्रकार से समझाना, एक ट्रिक बाई समझाना, एक अच्छे तरीके से समझाना हमारा काम है, आपको समझाना। ओके, और समझना किसका काम है, वो काम है आपका। समझाना हमारा, समझना आपका। तो जब हम दोनों की जोड़ी मिलेगी तो क्या करेगी, तहलका मचा देगी, भूकंप लाएगी दुनिया में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। गवर्नमेंट एग्ज़ाम को हम लोग ऐसे फोड़ेंगे जैसे कि होता है ना कोई कांच के शीशा,
किसको, या बोले कांच का गिलास या कांच के शीशे को हम लोग तोड़ते हैं ना, गिर जा रहा है, टूट जा रहा है, तो ऐसे ही हम लोग करेंगे किसका, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को। बस शर्त बस इतनी है कि आप लोग मन लगा के रोज़ाना एक, बोलते ना, एक वे वाइज पढ़ते जाइए, लाइन वाइज हर चीज़ को कवर करिए, बहुत आसान हो जाएगा दुनिया में चीज़ों को करना। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके दरबारी के बारे में। इसके दरबारी में कौन थे, अमीर खुसरो, जिसको हम तूतिया हिंद कहते हैं। आप लोग सब जानते हैं अमीर खुसरो के बारे में, पहले भी बात कर चुके हैं। इसके चाचा के दरबार में भी रहा है और इसमें भी रहा है। कौन, अमीर खुसरो, तूतिया हिंद, क्या कहेंगे, तूतिए ए हिंद कहा जाता। क्या कहेंगे भैया, आप कहेंगे भैया इनको तूतिया हिंद कहा जाता है। इनका कार्य क्या है, इन्होंने कुछ निर्माण किए हैं। हाँ भैया, इन्होंने कुछ निर्माण किए हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है, आप लोगों को बोलेंगे पुस्तक का नाम है, जिसका नाम है आशिक। पुस्तकें कुछ है इनकी, पुस्तकें आशिक, और क्या पुस्तक है, और कहेंगे आप तुगलकनामा, और कहेंगे खजाइन। भैया तुगलकनामा मैंने 2 बार बता दिया आप लोगों को, एक तो इस वाली वीडियो में, एक पहली वाली वीडियो में, जिसका नाम था, हम लोग जलालुद्दीन खिलजी को जब हम पढ़ रहे तब। ओके, तो 2 बार आप लोग बता चुको, दोनों बार एक ही व्यक्ति ने लिखी है, याद रहना चाहिए, क्योंकि इसके समय पे वही व्यक्ति रहेगा, तो इनके बारे में जानना जरूरी था थोड़ा, है ना। चलिए, क्या लिख दिया, तुगलकनामा भैया लिख दी। हाँ भैया, तुगलकनामा भी लिख दिए, और क्या लिख दिया इन्होंने, इन्होंने लिखा खजाइन उल फतू। क्या बोलेंगे, खजाइन उल फतू, उल फतहू। क्या बोलेंगे, फतू, फतू। ओके, खजाइन उल फतू किसने लिखा, आप कहेंगे अमीर, क्या बोलेंगे, सॉरी, अमीर खुसरो। अब बात करते हैं अमीर खुसरो के कुछ आविष्कार के बारे में। भैया कि भैया इनके कुछ आविष्कार हैं भैया, आविष्कार भी हैं, आविष्कार कहें या फिर निर्माण कहें। अच्छा ये बताओ, एक चीज़ बताओ मुझे, आविष्कार और खोज में क्या अंतर है, कमेंट बॉक्स में बताना कि आविष्कार और खोज में क्या अंतर है। दोनों बताना मुझे आप कि आविष्कार किसे कहते हैं, खोज किसे कहते हैं। जब हमने शुरुआत करी थी ना प्राचीन इतिहास की, जब हमने इतिहास की शुरुआत करी थी, तभी ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले समझा दी थी। तो अब आप लोगों को बताना कि आविष्कार और खोज में क्या अंतर है, दोनों में अंतर बताओ मुझे। इनके आविष्कार क्या क्या है, जैसे कि सितार, सितार को सबसे पहले इंस्टीट्यूट किसने करवाया, इन्होंने ही करवाया। सितार को बनाया किसने, इन्होंने ही बनाया, तो इनको आविष्कार कहेंगे। बात करें तबला, तो तबला किसने बनाया, तबले का आविष्कार इन्होंने किया। बात करेंगे, अगर हम बात करें कव्वाली, तो हम लोग जो कव्वाली सुनते हैं, फिल्मों में देखते हैं, कव्वाली बहुत बार सुनी होगी आप लोगों ने, कव्वाली, कव्वाली का, जहाँ बैठे होते बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं, फिर कव्वाली सुनती है, एक ग्रुप में बजती है कव्वाली, तो क्या होता है, कव्वाली की आविष्कार भी इन्होंने किया है। और क्या भैया, कव्वाली का आविष्कार हो गया। फिर बात करें खड़ी बोली, अगर हम लोग बात करें खड़ी बोली का, तो खड़ी बोली का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन रहेंगे, आप बोलेंगे खड़ी बोली का आविष्कार करने वाले व्यक्ति भी इन्हें ही हम कहते हैं, खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली किसने की, खड़ी बोली का आविष्कार, आप कहेंगे खड़ी बोली का आविष्कार। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, आप कहेंगे राजस्थान, या फिर बोले गुजरात, या फिर बोले यूपी के एरिया में बोली जाती है। यूपी और मध्य प्रदेश एरिया में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर यूपी और मध्य प्रदेश के एरिया में। ओके दोस्त, चलिए, अब इसके बाद वाले कुछ शासक रहे हैं जिनका नाम है मुबारक शाह खिलजी। इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ा थोड़ा जान लो बस। इसको हम पागल बादशाह भी कह सकते हैं, किसको, मुबारक शाह खिलजी को। इसको क्लियर करता हूँ पहले मैं, इसकी शॉर्ट देना है तो ले लो, ले लिया, चलो इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो था, क्या था, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक तो जो हमने पढ़ाया वो था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब शासक आता है, उसका नाम रहेगा, आप लोग कहेंगे मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी कैसा शासक था, तो आप कहेंगे मुबारक शाह खिलजी एक पागल शासक था। शाह
खिलजी। मुबारक शाह खिलजी भैया पागल कैसे था? आप कैसे कैसे कह सकते हैं वो पागल था? तो आप कहेंगे भैया पागल था इसलिए कह रहे हूँ। कब से कब तक शासन रहा है? आप कहेंगे 1216 से लेकर 1220 लास्ट शासक है ये। इसके बाद एक व्यक्ति और आता है, वही लास्ट बन का रहता है। ये एक पागल शासक है। पागल शासक इसको हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो कुछ कार्य करता था इसके कार्य बहुत ख़राब जाते थे और ये शासन पर ध्यान कम दे के स्त्रियों पर ध्यान ज़्यादा दिया करता था। कभी कभार क्या होता था, जब ये अपने दरबार में आता था तो दरबार में क्या करता था, स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाया करता था। तो इतना बड़ा शासक था, पागल है ना, क्या कहें, इतना बड़ा पागल शासक था। कभी कभी स्त्रियों के जो वस्त्र थे दरबार में पहन के आ जाया करता था और फिर दरबार चालू कर देता। लोग कहते थे यार बड़ा अजीब पागल शासक है, कम से कम कपड़े का तमीज़ करना चाहिए ना, स्त्रियों के वस्त्र पहन के आ गया, बड़ा ही अजीब शासक है। तो ये भैया क्या कहेंगे, ये पागल शासक था। पहले कहेंगे पागल शासक था। पता चल गया ना क्यों पागल था? पागल शासक कहने का कारण ही यही था, इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। भैया कहा कि मैं खलीफा हूँ। किस बात का भाई तू खलीफा? खुद तो बच्चे स्त्रियों के कपड़े पहन के आ रहा है। स्वयं को खलीफा घोषित किया। हाँ भाई खलीफा बनेंगे, ये वस्त्र पहनने की तमीज़ नहीं है, खलीफा बनेंगे। चलिए कोई बात नहीं, बहरहाल हम लोगों को पढ़ाना है तो पढ़ाना है। इसने क्या किया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। ओके भैया खलीफा बन गया ये, चलिए अच्छी बात है भैया, खलीफा बन गया। ये ना कभी कभी दरबार में, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन के आता था। फिर स्त्रियाँ क्या करती थी, इसकी कुटाई करती होंगी। कुटाई क्यों करेंगी भैया? कपड़े स्त्रियों के पहन के आए, स्त्रियाँ क्या पहनेंगी? तो इसकी पे कुटाई हुआ करती थी। ओके भैया क्या होती थी, कुटाई करते थे। ये है कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहन कर, क्या कहेंगे, पहन कर दरबार में आता था। क्या कहेंगे, आता था। अच्छा भैया ऐसे हरामी, सॉरी गलत लैंग्वेज होगी, क्या बोलेंगे कि अब ये ऐसे कपड़े पहनता था? हाँ भैया आप कहेंगे भैया ऐसे कपड़े ये पहन के स्त्रियों में दरबार में आया करता था। ओके भैया अब हम लोग बात करेंगे इसकी, दरबार में इसका ज़्यादा कुछ था नहीं तो इसको, इसके जो दरबारी थी उन्हीं ने इसको लुढ़का दिया। किसने? इसका एक वजीर था, वजीर मतलब कि सेनापति, उसने क्या किया, इसको लुढ़का दिया। तो सेनापति का नाम क्या था? सेनापति का नाम हम लोग जानेंगे। 1320 में क्या हुआ, 1320 में इसके वजीर खुसरो, क्या बोलेंगे, खुसरो शाह, क्या बोलेंगे, खुसरो शाह, वजीर शाह ने इसकी हत्या क्या कर दी, हत्या कर दी। तो भैया किसने इसकी हत्या कर दी? आप कहेंगे खुसरो शाह ने इसकी हत्या कर दी और उसको लुढ़का दिया और इसका अंत कर दिया। जब इसका अंत कर दिया तो भैया शासन किसके हाथ में आ गया? शासन आ गया खुसरो शाह के हाथ में। तो भैया शासन आ गया खुसरो शाह के हाथ में, तो खुसरो शाह ने इस पर कितना वर्ष शासन किया होगा? कुछ वर्ष नहीं किया भैया, लगभग 2 से 3 महीने। और क्या, उसके बाद तो ये खत्म ही हो जाता है ये वंश। उसके बाद इस पर कौन हमला करता है? उसके बाद करता है तुगलक वंश का शासक एक। इसके बाद शासन में आता है खुसरो शाह, खुसरो शाह खिलजी। यह बोला खुसरो वंश की इसने शुरुआत करी या खिलजी वंश की? कब से? 1320 में ही है। 1320 सॉरी 1320 में ही लुढ़क जाता है तो इसका समाप्त चैप्टर हो जाता है। क्या कहेंगे, इसकी हत्या किसने कर दी? इसकी हत्या गाजी मलिक, जिसको हम गाजी मलिक द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक रहेगा। इसकी हत्या किसने, किसके द्वारा कर दी गई? आप कहेंगे गाजी मलिक द्वारा। गाजी मलिक द्वारा क्या हो गया? 1320 में इसकी हत्या कर दी। ओके भैया कब कर दी? 1220 में, 1320 में इसकी हत्या कर देता है। कौन करता है? आप कहेंगे गाजी मलिक। हम किसको किसके नाम से जानते हैं? जो गाजी मलिक है इसको ही हम जानते हैं गयासुद्दीन
गयासुद्दीन तुगलक। तो भैया गयासुद्दीन तुगलक के नाम से हम किसको जानते हैं? गाजी मलिक को। और यहाँ पे हो जाता है ये चैप्टर हमारा ख़त्म। कौन सा? तुगलक वंश, सॉरी खिलजी वंश। खिलजी वंश को यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं। 2 वीडियो में खिलजी वंश पूरा समाप्त कर दिया हम लोगों ने। अब आप कहोगे भैया 2 वीडियो में ही क्यों किया? कम वीडियो में हो सकता था। कम वीडियो में भैया मैंने कोशिश करी कम वीडियो में करने की, पर नहीं हो पा रहा था। कम वीडियो में पूरा चैप्टर नहीं आपको समझा पा रहा था, क्योंकि कुछ छूट रहा था। मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी चीज़ आपके लिए जो पेपर में इंपॉर्टेंट है वो छूटे। तो इसलिए मैंने वीडियो ज़्यादा बनाना, जाहिर सी बात मैंने समझा कि हाँ इतना बेटर रहेगा, इतनी वीडियो में समझ में आ जाएगा आपको। तो मैंने 2 वीडियो बना दी। कोई दिक्कत नहीं है, 2 वीडियो में आप समझ जाओगे। ओके, उम्मीद करूंगा जो मैंने ये चीज़ें समझाई हैं अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने प्रिय मित्रों को भेज दीजिएगा। ओके, और आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि सोमवार से आपके लिए क्या बोलेंगे, मंडे से आपके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट आप लोग लेना शुरू कर दीजिए मंडे से। कौन से? एसएससी जीडी और एमटीएस के अलग से और यूपी पुलिस के अलग से, दोनों प्रैक्टिस सेट आपके मंडे से चालू हो जाएंगे। तो मंडे से सभी लोग जुड़ना ना भूले प्रैक्टिस सेट को दोपहर 2:30 बजे। कितने बजे? दोपहर 2:30 बजे आपके प्रैक्टिस सेट हर रोज़ आपको मिल जाया करेंगे। एक करीब हम लोग कोशिश करें 1 से 1.5 घंटे के आपके प्रैक्टिस सेट रहे करेंगे। प्रैक्टिस सेट में अगर प्रश्न की बात करें तो प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी, कितनी संख्या रहेगी? आप कहेंगे प्रैक्टिस सेट में जो संख्या रहने वाली है वो रहेगी आपकी 20 से 30। कितनी? 20 से 30। अगर हम बात करें यूपी पुलिस में तो यूपी पुलिस में आपके 30 प्रश्न रहने वाले हैं। अगर बात करें एमटीएस और जीडी में तो उसमें हम लोग रखेंगे 20 क्वेश्चन। किसके? 20 क्वेश्चन रखेंगे जीके जीएस के। तो बहुत अच्छे जीके जीएस के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जुड़ना ना भूलें दोपहर 3:30 बजे मंडे को। ओके, तो उम्मीद करूंगा आप लोग सब लोग जुड़ेंगे मंडे को और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्तों के पास। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।